इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच ने मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के मामले में पति की परेशानी और बढ़ा दी है। हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एक ऐसा आदेश दिया है एक मेंटेनेंस के मामले में जिसमें पति को कोई राहत नहीं मिली। पति के द्वारा मेंटेनेंस के केस में वो कौन सी गलती थी जो फैमिली कोर्ट में की गई, और इस गलती को करने से अगर आपका कोई ऐसा केस चल रहा है तो बचना चाहिए। ये गलती करने के उपरांत जो पति है वो किस मुसीबत में फंस गया है, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के संबंध में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पारित किया था रजनीश वर्सेज नेहा के केस में। इस केस के जो मुख्य बातें थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कही गई थी, उस संबंध में भी मैंने वीडियो बनाया था। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो रजनीश और नेहा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तो सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट खत्म किया था कि कोई अदालत एप्लीकेशन देने की डेट से मेंटेनेंस बांधती थी, कोई अदालत फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस बांधती थी। अपने अपने डिस्क्रिशन के अनुसार अदालतें मेंटेनेंस का ऑर्डर देती थी। इस आदेश के बाद जो रजनीश नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इन सारी चीजों पे फुल स्टॉप लग गया और मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन से ही होगा। जिस दिन मुकदमा दाखिल किया गया है उसी दिन से आप मेंटेनेंस का ऑर्डर करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उसी जजमेंट में लास्ट के एक प्रोफार्मा दे दिया गया जिसको असेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट कहते हैं। उस प्रोफार्मा में हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी अपनी सारी संपत्ति का चल अचल किसी भी तरीके की हो, बैंक अकाउंट कितने हैं, कहां कहां खाता है, किसमें कितनी धनराशि है, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं तो वो चाहिए, क्या अचल संपत्ति है, क्या अचल संपत्ति है, क्या इन्वेस्टमेंट है, ये सारी जानकारी देनी होती है दोनों पक्षकारों को। और साथ ही साथ अपनी लायबिलिटी भी बतानी होती है असेट के साथ साथ। तो इस मामले में जो मामला था जो हाईकोर्ट पहुंचा, इसी असेट लायबिलिटी के एफिडेविट से ही जुड़ा हुआ मामला है। तो देखते हैं दोस्तों कि हस्बैंड के द्वारा फैमिली कोर्ट में कौन सी गलती की गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया गया। साथियों, इसमें आरोप यह था कि कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जितना भी प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, जैसे मैंने अभी कहा, इन सारे प्रॉपर्टी की, बैंक्स की सारी जानकारी दे। हस्बैंड ने क्या किया कि अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए एक जाली बैंक स्टेटमेंट बनवा दिया। जाली बैंक स्टेटमेंट में हस्बैंड की जो इनकम थी, एक्चुअल इनकम नहीं शो की गई थी। ये इसलिए बनवा दिया कि उसका मेंटेनेंस जो बंधे वो ज्यादा ना बंधे, मेंटेनेंस कम बंधे। इसलिए हस्बैंड ने क्या किया कि कथित तौर पर जो न्यायालय का आदेश था 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट डिटेल, फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स या दूसरी चल अचल संपत्ति, सैलरी स्लिप, इन तमाम चीजों के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो हस्बैंड ने अपना जाली बैंक अकाउंट दाखिल कर दिया। अब बैंक अकाउंट में किसी के दस्तखत नहीं थे तो वाइफ को शक हुआ कि ये जो बैंक अकाउंट है ये जाली बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट है, जो वो जाली बैंक स्टेटमेंट है। यह शक होने पर वाइफ ने एफआईआर करा दी हस्बैंड के खिलाफ। इंडियन पेनल कोड की धारा 466 में एफआईआर दर्ज हो जाती है। हाँ दोस्तों, ये पहला ऐसा मामला आया है कि कोर्ट में गलत असेट लायबिलिटी का एफिडेविट देने पर पति के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज हुई हो। एफआईआर दर्ज हो जाती है। 466 क्या है? कोर्ट या पब्लिक रजिस्टर के रिकॉर्ड की जालसाजी से संबंधित ये धारा है। एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जब असल बैंक स्टेटमेंट मिलता है तो उसको भी ये लगता है कि हाँ, ये जो कोर्ट में दाखिल किया गया है तो जाली बैंक स्टेटमेंट था। खैर, आईओ के द्वारा ये पाया जाता है कि वाकई आपने 466 आईपीसी के तहत अपराध किया है और आईओ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देता है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद हम लोग जानते हैं
कि कोर्ट चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट, इसके बाद ट्रायल के लिए उस आरोपी व्यक्ति को सम्मन जारी कर देती है। तो इस मामले में भी पति को कोर्ट ने ट्रायल के लिए सम्मन जारी कर दिया। अब ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पे जो कॉग्निजेंस लिया था, जो सम्मन जारी किया था, इन दोनों चीजों को यानी पूरी चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर को हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो देखते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट में क्या होता है। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर भी यदि आप चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके और भी लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि ये तमाम महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों, 482 सीआरपीसी जो 528 बीएनएसएस हो गया है, इसके तहत हस्बैंड ने चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था ये। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया, चैलेंज करते हुए ये कहा कि गलत तरीके से कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, हमारे खिलाफ एफआईआर गलत हो गई, इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके का सबूत नहीं पाया गया और पूरी चार्जशीट को क्वैश करने की प्रेयर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और मामले को देखने के बाद एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच के द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जाली डॉक्यूमेंट फाइल करना जुडिशियल प्रोसेस की ईमानदारी बनाए रखने के प्रिंसिपल पर सीधा हमला है और यह कानून की बेइज्जती है। हाँ दोस्तों, जाली डॉक्यूमेंट फाइल करना जुडिशियल प्रोसेस की ईमानदारी बनाए रखने के प्रिंसिपल पर सीधा हमला है और यह कानून की बेइज्जती है। यह कहते हुए दोस्तों, कोर्ट ने यह पाया कि जो 482 के तहत इन्होंने चार्जशीट को चैलेंज किया है, हम इस मामले में किसी तरीके का रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस विक्रम बी चौहान की बेंच ने गौरव मेहता नाम के एक व्यक्ति की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत फाइल की गई एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। यह मामला गौतम बुद्ध नगर का था। केस का जो टाइटल था, गौरव मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्बैंड को किसी तरीके की रिलीफ नहीं दी। इसको माना कि ये कोर्ट के प्रोसेस के साथ किया गया अपराध है और ये जुडिशियल ईमानदारी के सिद्धांत के ऊपर सीधा हमला है और कानून की बेइज्जती है। कथित जाली डॉक्यूमेंट जुडिशियल प्रोसेस में फाइल करने के मामले को कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया दोस्तों, और पति को कोई रिलीफ नहीं दिया। अब पति के सामने दो ही रास्ते हैं कि पति बेल कराए या तो फिर हाई कोर्ट के आदेश को उससे ऊपर जाकर के चैलेंज करे। तो मैं समझता हूं कि ये जो मेंटेनेंस का मामला था, हालांकि इसमें वाइफ और हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स हो गया था, लेकिन वाइफ ने बाद में अपने बेटे के लिए मेंटेनेंस दाखिल किया। तो मेंटेनेंस के मामले में अक्सर लोग अपनी आय को छिपाने के लिए गलत जानकारियां दे देते हैं। तो मेरी राय है आप तमाम लोगों से कि इस तरीके की मुसीबत में आप लोग ना फंसें, इसलिए गलत राय देने से, गलत जानकारी देने से बचें। और पक्षकारों को यह चाहिए कि बिल्कुल जेन्युइन जो इंफॉर्मेशन हो एसेट लायबिलिटी के संबंध में, उस जेन्युइन इंफॉर्मेशन को ही कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल करें। यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी एसेट लायबिलिटी एफिडेविट के संबंध में और मेंटेनेंस के केस के संबंध में। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें टीएलएन सोशल अवेयरनेस।